हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी संसद के गठन के बारे में। हमने बात की थी दोस्तों, संविधान के अनुसार भारत की संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। राष्ट्रपति की चर्चा हमने पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। अब हमने बात करनी थी राज्यसभा और लोकसभा की। तो सबसे पहले हमने बात की दोनों सदनों की संरचना के बारे में। हमने पहले बात की राज्यसभा की संरचना के बारे में, ठीक है, और उसके बाद हमने बात की थी दोस्तों लोकसभा की संरचना के बारे में। फिर हमने बात की थी दोनों सदनों की अवधि के बारे में कि राज्यसभा की अवधि कब तक होती है और लोकसभा की अवधि कब तक होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को अवश्य देखें। आज हम वहीं से आगे अपना टॉपिक लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज बात करते हैं संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में, ठीक है। सबसे पहली योग्यता, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। अपने शपथ में वह सौगंध लेता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। मिनिमम 25 ईयर फॉर लोकसभा एंड मिनिमम 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा, मैंडेटरी, ठीक है, ओके। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हों। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने कुछ और योग्यताओं की मांग की, मतलब कुछ ऐड किया उसमें। वो क्या ऐड किया दोस्तों? उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी। बाद में वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया। दूसरी जो पॉइंट था दोस्तों इसके अंतर्गत, वो था यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जनजाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं पदों की रिक्तता की स्थिति। पद रिक्त कब हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए कुछ अलग अलग पॉइंट हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं। पहला है दोस्तों दोहरी सदस्यता, ड्यूअल मेंबरशिप, ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इसकी चर्चा की गई है। कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। वह प्रावधान क्या है दोस्तों? वह प्रावधान है, if a person is elected in both the houses of parliament, they will have to inform within 10 days that in which house has to stay, following which his Rajya Sabha membership will be terminated. And second point will be, if a member of a house is also elected a member of another house, then the membership of the first house will be ceased. And third will be, if a person is elected on 2 seats in the same house, he will have to voluntarily renounce one seat, otherwise both of his seat will end. होता क्या है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। पॉइंट बी क्या था दोस्तों? अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं।
इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन या सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होगा, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। If elected in both the state legislature or parliament, the person has to resign from the membership of the state legislature within 14 days, otherwise his parliament membership will be terminated. अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अनुपस्थिति के आधार पर। If a member is absent in all the meeting of parliament of a period of more than 60 days, his post will become vacant. The calculation of the periods of 60 days does not include the period of more than 4 consecutive days of adjournment or prorogation of the House in case of disqualification of death and ground of disqualification of change of party. यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में संसद के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो है दोस्तों, रिक्त कब हो जाता है? अयोग्यता के आधार पर या दल बदल की स्थिति में या पदत्याग या मृत्यु की स्थिति में। यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई निर्णयता से ग्रस्त पाया जाता है, जो संविधान में उसको क्वालिफिकेशन दी गई हैं उससे डिसक्वालीफाई पाया जाता है, तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यहाँ निर्णयता में संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज निर्णयता में दल बदल की शामिल है। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? दल बदल भी इसी के अंतर्गत शामिल है। ठीक है दोस्तों, दल बदल होता क्या है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के अयोग्य ठहराया जा सकता है अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया जाता है। सदस्य को दल बदल विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। वो कौन कौन से उपबंध है दोस्तों, आइए आपको बताता हूँ मैं। अगर वो क्या करेगा, अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया हो, अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है, अगर निर्दलीय चुना गया है सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, अगर कोई नामित या निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, न कि भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कोई सदस्य यथास्थिति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना स्थान त्याग देता है। त्यागपत्र स्वीकार कर होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। हालांकि सभापति या अध्यक्ष त्यागपत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकता है, बशर्ते उसे ऐसा लगे कि त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है, यह वास्तविक नहीं है। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान की किसी प्रक्रिया द्वारा उसे चुनाव को शून्य या अमान्य नहीं करा दिया सकता। ऐसे मुद्दों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा सुलझाया जा सकता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य या शून्य ठहरा सकता है। असंतुष्ट व्यक्ति को उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं संसद के पीठासीन अधिकारी के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा। तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है। संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति व उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका निर्वाचन और पदावधि कितनी होती है और निर्वाचन कैसे होता है, आइए आपको बताते हैं। पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है मतलब। ठीक है।
राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवनकाल तक पद धारण करता है। हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में से इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करता है, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटाएं। ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो उस अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब लोकसभा विघटित होती है, अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। दोस्तों, आप अगर इंग्लिश में नोट्स कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं शक्ति व कार्यों के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष के क्या कार्य हैं और क्या उनकी शक्तियां हैं। ठीक है, द लोकसभा स्पीकर adjourns the house in the absence of quorum. Quorum means the minimum number of members required for the sitting of the house, 1/10 of the total members. In the normal situation, the speaker of the Lok Sabha does not vote, but in the case of equality of votes on any bill or other, अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधित्व का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकार का अभिभावक होता है। अभिभावक में पेरेंट्स होता है। वह सदन का मुख्य व प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। अतः वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी ही नहीं बल्कि इससे अधिक है। इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं तथा वह सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा और सर्वोच्च अधिकार का भोग करता है। लोकसभा का अध्यक्ष 3 स्तुतियों, भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियों व कर्तव्यों को प्राप्त करता है। अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य क्या क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। गणपूर्ति कोरम। गणपूर्ति कोरम के अभाव में लोकसभा अध्यक्ष सदन को स्थगित कर देता है। गणपूर्ति कोरम से आशय सदन के बैठक के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कुल सदस्यों का 1/10 भाग से है। ठीक है, सामान्य स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष मत नहीं देता, किंतु किसी विधेयक या अन्य पर मत बराबर की स्थिति में वह मत देता है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसके कार्य क्या होते हैं। सदन की कार्रवाई व संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन करता है। यह उसका प्राथमिक कर्तव्य है। उसका निर्णय अंतिम होता है। जो अगला कार्य है दोस्तों वो है सदन के भीतर व भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम या संसदीय पूर्वाधारणों का अंतिम व्याख्याकार होता है। अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग होता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। सामान्य स्थिति में मत नहीं देता, परंतु बराबरी की स्थिति में वो मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है और इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना होता है। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड वेदर अ बिल इन मनी बिल और नॉट एंड इट्स डिस्कशन इज फाइनल। द मनी बिल सेंड टू द राज्यसभा और द प्रेसिडेंट इज वेरीफाइड by the Lok Sabha Speaker
whether it is a money bill or not. And Lok Sabha Speaker can call a secret meeting at the request of the leader of the house. That is called Prime Minister. Okay, who is the leader of house? Leader of house is Prime Minister. सदन के नेता के आग्रह पर क्या कर सकता है वो? गुप्त बैठक बुला सकता है। जब गुप्त बैठक की जाती है तो किसी अनजान व्यक्ति को चैम्बर या गैलरी में जाने की इजाज़त नहीं होती है। अध्यक्ष क्या करता है दोस्तों? अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति के लिए यह भेजा जाने वाला विधेयक अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होता है कि वह धन विधेयक है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निपटारा करता है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वे भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जो भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न संसद के बीच एक कड़ी है। वे देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। वह लोकसभा को सभी संसदीय समिति के सभापति नियुक्त करता है और उसके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। हाल ही में दोस्तों कुछ महीने पहले इसका उदाहरण देखा गया था, जब राजस्थान में सरकार गिर गई थी। ठीक है, पायलट साहब अपनी सरकार छोड़ चुके थे कुछ कारणों से। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पर जो लोकसभा स्पीकर है, वो राज्यसभा के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार क्या हो सकता है, लोकसभा में भी उसे आयोग लोकसभा स्पीकर ठहरा सकता है। अगर कोई सदस्य अयोग्य है, अगर लोकसभा स्पीकर की नज़र में वो अयोग्य ठहरता है, ठीक है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। नमस्कार।